दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों आज मैं बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। जगदीप धनखड़ जी ने अचानक से इस्तीफा क्यों दिया या सरकार ने उनसे इस्तीफा क्यों लिया, इसको लेकर तरह तरह की बातें मीडिया और सोशल मीडिया पर आ रही हैं। लेकिन मैं जो अब आपको आज मुद्दा बताने जा रहा हूं, गंभीर विषय जो बताने जा रहा हूं, जिसके बाद मोदी जी जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा की बदतमीजी सही, जिन्होंने सत्यपाल मलिक को झेला, जिन्होंने यशवंत सिन्हा को लंबे समय तक झेला और इन लोगों को पद से नहीं हटाया, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि जगदीप धनखड़ को तत्काल हटाने के लिए कह दिया गया। और इतना ही नहीं, वहां यह दबाव देते हुए बता दिया गया जगदीप धनखड़ को कि या तो तत्काल इस्तीफा दे दीजिए वरना आपके खिलाफ महाअभियोग लाया जाएगा और आपको हटाया जाएगा तुरंत तत्काल। ये खबरें जब आई तो मामला समझ में नहीं आ रहा लोगों के कि आखिरकार जगदीप धनखड़ ने ऐसा क्या कर दिया। और आखिरकार जो वोकल जगदीप धनखड़ है, हर विषय पर बोलते हैं, आखिरकार वो बोल क्यों नहीं रहे हैं, बोलती बंद कैसे हो गई है, मैं आपको खुलासा करूंगा। और इतना बड़ा खुलासा है जो अभी तक किसी चैनल पर आपने नहीं सुना होगा। जी हां, मेरा दावा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जो अभी तक चीजें आ रही हैं, हालांकि एक मुद्दा नहीं है, मुद्दे अनेक हैं। उन मुद्दों में आप कई चैनलों पर सुन चुके हैं कि उन्होंने प्रोटोकॉल के तहत बड़ा जहाज मांगा था, उन्होंने जो राज टीवी था, संसद टीवी, उसके नियुक्तियां कर दी थी, आदि आदि। मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। मेन मुद्दा क्या है जिसके कारण जगदीप धनखड़ को हटाना मोदी जी के लिए मजबूरी बन गया, सरकार के लिए मजबूरी बन गया। क्योंकि अगर कुछ देर और, मैं घंटों की बात नहीं कर रहा हूं, कुछ देर और अगर जगदीप धनखड़ को नहीं हटाया जाता, इस्तीफा नहीं लिया जाता, तो जगदीप धनखड़ वो खेल करने वाले थे राज्यसभा के जरिए जिससे सरकार बैकफुट पर आती, सरकार गिर भी सकती थी। इतना बड़ा खेल किया। तो जी हां, कपिल सिब्बल जो कि इस समय बहुत बड़े वकील सुप्रीम कोर्ट में हैं और वो राज्यसभा के मेंबर हैं, एक डील हुई राज्यसभा के जरिए और राज्यसभा के कपिल सिब्बल के जरिए ये डील हुई, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है। हालांकि मैं फिर से आपको बता दूं, कोई पुख्ता जानकारी इसकी नहीं है, लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं उसमें कपिल सिब्बल का बयान आप ठीक से अगर सुनेंगे, उनके ट्विटर हैंडल जिसको एक्स बोलते हैं उस पर जाइए, जसवंत वर्मा को लेकर उन्होंने क्या बयान दिया, राज्यसभा की कार्रवाई पर उन्होंने क्या बयान दिया, अगर आप उसको सुनेंगे और फिर डॉट्स को कनेक्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे पास जो खबर आई है वो वाकई में पूरी पुख्ता है कि जगदीप धनखड़ जी कपिल सिब्बल के हाथ की कठपुतली बने हुए थे और कपिल सिब्बल ने कहीं ना कहीं तय कर दिया कि वो जस्टिस वर्मा को बचाएंगे। जी हां, वही जस्टिस जसवंत वर्मा जिनके घर नोटों का जखीरा मिला था, जिनके खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट की समिति है उसने जांच करी थी, 3 सदस्यीय समिति ने। और उस जांच में ऐसा नहीं है कि वो जो कोई छोटे मोटे आदमी थे, न्यायाधीश थे और जांच समिति में बाकायदा सीजेआई ने ये रिकमेंड किया, जब पाया गया कि दोषी जसवंत वर्मा हैं, तब उन्होंने रिकमेंड किया कि इनके खिलाफ महाअभियोग लाया जाए। और महाअभियोग लाने की प्रक्रिया किरण रिजिजू जी ने घोषणा करते हुए तभी शुरू की थी। जांच जो की थी वो जांच समिति में न्यायमूर्ति शील नागू, ये मुख्य न्यायाधीश पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट, न्यायमूर्ति जीएस संघवाल, ये मुख्य न्यायाधीश हैं हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट, न्यायमूर्ति अनु शिवरामन, ये कर्नाटक हाईकोर्ट के हैं चीफ जस्टिस। और आप सोचिए, तीनों ने जांच की और दोषी पाया, उसके बाद महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई। लेकिन कपिल सिब्बल कह रहे हैं साहब नोटों का तो कोई पता ही नहीं है कि वो उनके ही थे। वो जो पोर्शन था जहां नोट मिले, वहां पुलिस ने जो कार्रवाई की, वहां फैमिली का कोई मेंबर ही नहीं था। तो क्या वो ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि नोट तो किसी ने रख दिए और वर्मा जी को फंसा दिया। अब ये जो डील हुई उसमें वो सुप्रीम कोर्ट में हालांकि उस केस को लेकर गए हैं, लेकिन उनकी पहली कोशिश ये थी कि राज्यसभा के जरिए कोई खेल ऐसा कर दिया जाए कि जस्टिस वर्मा को क्लीन चिट मिल जाए। और इस खेल में जगदीप धनखड़ जी उनके साथ मिल गए, ऐसा आपको मैं बताऊंगा तो समझ में आएगा। असल में बात यह है कि जब यह तय हो गया, जब सुप्रीम कोर्ट की जो समिति थी, सीजेआई ने जो कमेटी बनाई थी, जिन जजों के नाम मैंने लिए,
जब उन्होंने ये तय कर दिया और अपनी रिपोर्ट सीजीआई को सौंप दी कि भाई ये जो जस्टिस वर्मा है इनके खिलाफ वाकई में सबूत मिले हैं और ये फाल्टी हैं और इनके खिलाफ अब जो है इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू की जाए। उनसे इस्तीफा देने को कहा गया था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा देने से मना कर दिया और उन्होंने कहा साहब मैं तो घर में था नहीं, मेरे तो ये नोट थे नहीं, तो मैं क्यों इस्तीफा दूं। जब उन्होंने इग्नोर कर दिया तो फिर उनके पास कोई रास्ता था नहीं और इसीलिए सीजीआई ने महाअभियोग चलाने के लिए गवर्नमेंट को रिकमेंड किया। तो गवर्नमेंट अपने मन से कुछ नहीं कर रही है। जो कपिल सिब्बल कह रहे हैं, कपिल सिब्बल और कांग्रेस और इस देश के वामपंथी दल, इन सबकी इच्छा यह है कि जस्टिस वर्मा तो क्लीन चिट मिल जाए उनको, वो बच जाएं। और ये फंसाना किसको चाहते हैं? फंसाना चाहते हैं एक सनातनी विचारधारा और एक हिंदूवादी जो जस्टिस हैं उनको ये फंसाना चाहते हैं, जस्टिस शेखर यादव, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में ये एक वर्ड बोल दिया था कि इस देश के बहुसंख्यक हिंदू हैं, ये देश बहुसंख्यकों के हिसाब से चलना चाहिए। इसी एक बात को लेकर के और उन्होंने केवल इतना बयान दिया, विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में क्यों चले गए, उनके ऊपर आरएसएस का ठप्पा लगा दिया, जबकि उनका आरएसएस से कोई लिंक नहीं है। वो केवल कार्यक्रम में इनवाइट थे और उन्होंने अपने मन के विचार रख दिए। कोर्ट में की गई टिप्पणी नहीं है, सार्वजनिक प्राइवेट कार्यक्रम था। लेकिन ये जो देश के वामपंथी लिबरल गैंग है और खास तौर पे कांग्रेस जो आरएसएस को समाप्त करने की आए दिन कसम खाती है, उनको लग गया कि एक ऐसा जस्टिस कैसे हो सकता है जो आरएसएस के कार्यक्रम में पहुंच गया, जो सनातनियों की और हिंदुओं की बात कर रहा है, तो इसको निपटाना जरूरी है। और इसीलिए कपिल सिब्बल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसमें सवाल उठाते हैं। तो आप सोचिए, जस्टिस वर्मा को तो वो ये कह रहे हैं कि ये जो नोट पे मिले हैं, ये तो जांच जो कमेटी बनाई है वो जजों की कमेटी पर सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं साहब ये तो बेकार है। और वो कहते हैं जो जस्टिस शेखर यादव है उन्होंने जो बयान दिया है वो तो देश के लिए खतरा है, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और इसलिए इनकी मंशा बिल्कुल साफ थी कि अगर महाअभियोग लाया जाए तो दोनों के खिलाफ आए, और जब दोनों के खिलाफ आएगा तो एक राष्ट्रवादी जज को हटाया जाएगा। और इस कमेटी में खेल ये था, कपिल सिब्बल की जो डील हुई जसवंत वर्मा से, उस खेल में कपिल सिब्बल चाहते थे कि राज्यसभा की जो कमेटी बने उसमें उनका नाम शामिल हो। यह कब होता? ये तब हो सकता था जब राज्यसभा में पहले महाअभियोग लाया जाए, क्योंकि रूल यह है कि दोनों सदनों में से जिस सदन में पहले महाअभियोग स्वीकार किया जाएगा स्पीकर के द्वारा, राज्यसभा में उपसभापति द्वारा, सभापति द्वारा, यानी कि जो जगदीप धनखड़ जी हैं उनके द्वारा, तो जिस भी सदन में पहले स्वीकार हो गया वो सदन कमेटी का गठन कर देगा। और जो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन होता है उसमें एक होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, जो आमतौर पर सीजीआई होते हैं, लेकिन सीजीआई ने अपने आप को इससे अलग किया, और एक होंगे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। देश में जितनी हाई कोर्ट है उनका कोई एक चीफ जस्टिस नियुक्त हो जाएगा। और एक होते हैं प्रतिष्ठित कानूनविद। इसको कौन तय करेगा? तीसरा नाम। देखिए 2 नाम तो तय हैं कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, लेकिन जो तीसरा नाम होगा वो होंगे प्रतिष्ठित कानूनविद। उनको तय करेंगे स्पीकर या चेयरमैन। अब आप सोचिए, खेल यही है जो मैंने आपको कहा कि क्या कपिल सिब्बल और जगदीप धनखड़ में कोई डील हुई थी। ये क्या शब्द मैंने जो लगाया है वो इसीलिए, और यही डील है कि जगदीप धनखड़ जी को अच्छे से पता था, किरण रिजिजू जी कई दिन पहले बोल चुके थे कि हम महाअभियोग लाएंगे, 135 सिग्नेचर हो चुके हैं, लोकसभा में सरकार इसको लाने का पहले मन बना चुकी थी, घोषणा हो चुकी थी, तैयारी पूरी थी। और अगर वहां पहले आ जाता तो ओम बिड़ला जो कि लोकसभा के स्पीकर हैं वो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करते। कमेटी में तय है पहले से कि एक सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे, एक हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे और तीसरा कोई कानूनविद होंगे। तो ओम बिड़ला के हाथ में पावर होती कि वो तीसरा व्यक्ति कौन तय करेंगे। और जब जांच होती है उस जांच में 3-2 के बहुमत से फैसला हो जाता है। कोई जज की एक सदस्य की कुछ राय, एक की कुछ राय है, तो कई बार 2 जिस पक्ष में बोलेंगे, अगर 2 बताएंगे दोषी है तो दोषी माना जाएगा। यही ये कपिल सिब्बल के दिमाग में आ गया कि अगर ये खेल लोकसभा के बजाय पहले राज्यसभा में हो जाए और राज्यसभा में भी इनका नाम उस समिति में डल जाए तो काम हो जाएगा।
अब ये जगदीप धनखड़ जी के हाथ में है और कहा यह जा रहा है कि जगदीप धनखड़ जी कपिल सिब्बल के भी पुराने मित्र हैं और जस्टिस वर्मा के भी पुराने मित्र हैं और इसलिए ये एक डील बड़ी हुई है। ये कोई पैसे की डील है, ये कोई पद की डील है, ये सरकार के पास मुझसे बेहतर जानकारी है इस बारे में, मुझे पता भी है तो भी सूत्रों के हवाले से है, इसलिए मैं उस पर कुछ नहीं बोलूंगा कि डील किस लालच में हुई है। कोई कहता है राष्ट्रपति पद का कोई बात हुई है, कोई कहता है कोई पैसे की डील हुई है, मैं इसको नहीं बोलता क्योंकि मेरे पास इसके कोई पुख्ता सबूत नहीं है। लेकिन कोई तो डील हुई जिस पर जगदीप धनखड़ जी जो कपिल सिब्बल चाहते हैं वैसा करने को तैयार हो गए। वरना क्या कारण है जगदीप धनखड़ जी खुद बताएंगे थोड़े दिन बाद, अगर बताएंगे तो सही, तो सच तो बता नहीं पाएंगे, वो ये तो बताएंगे नहीं मैं क्यों खेल रहा था उसके हाथ में। लेकिन आप देखिए खेल केवल ये था कि जब जगदीप धनखड़ को पता है कि लोकसभा में पहले ही ये प्रस्ताव तैयारी गवर्नमेंट ने कर ली, तो उन्होंने कांग्रेस का प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया आनन फानन में। कांग्रेस के 50 सांसदों का हस्ताक्षर किया हुआ उन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसकी आकर राज्यसभा में घोषणा कर दी। अब घोषणा करने के बाद जब यह स्वीकार हो गया तो जगदीप धनखड़ जी के हाथ में आएगा कि वो 3 सदस्यीय कमेटी का गठन करें। तो सुप्रीम कोर्ट का जज कौन होगा वो भी ये तय करेंगे, कौन चीफ जस्टिस होगा हाई कोर्ट का ये भी जगदीप धनखड़ तय करते, और जगदीप धनखड़ ही तय करते कि तीसरा कानूनविद कौन होगा। तो खेल पूरा हो गया। कपिल सिब्बल जी ही इनको दोनों नाम बाकी सुझाते और दोनों नाम कौन होते मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, तीसरे होते इसमें कपिल सिब्बल। फिर क्या फैसला होता, यह फैसला होने जा रहा था। अगर ऐसा होता, अगर है, मैं आप अपना अपना आइडिया लगाइए, तो ये अगर कमेटी कपिल सिब्बल के अनुसार बनती राज्यसभा में तो निश्चित रूप से जस्टिस शेखर यादव उनको बाहर कर दिया जाता, महाभियोग चला के एक राष्ट्रवादी सनातनी जज उसको बाहर कर दिया जाता और जस्टिस यशवंत वर्मा को क्लीन चिट दी जाती कि वो जो नोट थे वो साजिश के तहत रखे गए। और ताज्जुब ना करिए कि अगर ये कमेटी कपिल सिब्बल जिसमें सदस्य होते ये ना घोषणा कर देते कि ये तो मोदी ने कराया है, क्योंकि पूरी जुडिशरी को मोदी के खिलाफ करने का षड्यंत्र ये 2014 के पहले से चल रहा है। 14 से नहीं चल रहा, पहले से चल रहा है। 14 के बाद ये और तेज हुआ और ये बहस छिड़ी कि हम बड़े कि तुम बड़े। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस बीजेपी सरकार ये कमेटी बनाना चाहती थी, न्यायपालिका में बदलाव लाना चाहती थी, जिसमें नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाने की प्रस्ताव बाकायदा पास कर दिया था। इस पर न्यायपालिका ये नहीं चाहती कि ये सरकार के हाथ में चीज जाए, इनका कॉलेजियम सिस्टम जैसा चल रहा है वैसा चलता रहे। तो बड़ा खेल था कि इसमें मोदी सरकार को बदनाम कर दिया जाए कि ये तो मोदी सरकार का किसी का षड्यंत्र है कि जस्टिस वर्मा के घर नोट रखवा दिए गए, उसमें फिर आग लगवा दी गई, पुलिस भी अमित शाह के अंडर है और एक षड्यंत्र रच दिया गया न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए। रिजल्ट ये आता तो आप सोचिए कि एक राष्ट्रवादी जज को हटा दिया जाता और जिसके घर नोट मिले हैं, मुझे नहीं पता कि वो निर्दोष हैं कि दोषी हैं, लेकिन क्लीन चिट देने की बात पहले ही कपिल सिब्बल अपने कई बयानों में कर चुके हैं, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर चुके हैं। और इसीलिए मुझे याद आता है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील अश्वनी उपाध्याय बार बार इस बात को उठा रहे हैं कि एक जज प्रैक्टिस कर रहा है कपिल सिब्बल, तो वो ही व्यक्ति सांसद भी है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जब एक व्यक्ति 2 काम नहीं कर सकता, सरकारी काम नहीं कर सकता, कपिल सिब्बल सांसद भी हैं और वो वकील भी हैं। एक पद एक व्यक्ति के पास होना चाहिए। जो ये सवाल उठा रहे थे ना, आज समझ में आ रहा है कि वो क्यों जरूरी था। बहरहाल आप अपनी राय जरूर रखिए कि जो मैंने आपको विषय बताया है कि आपको लगता है कि वाकई में कपिल सिब्बल के एक चंगुल में एक तरह से कहें जगदीप धनखड़ आए और उनसे मिलकर एक प्लान बनाया, वो प्लान एग्जीक्यूट होता, इसकी जानकारी सरकार को लग गई समय रहते और इसीलिए तत्काल इनसे इस्तीफा ले लिया गया, वरना बहुत बड़ा एक खेल हो जाता। राष्ट्रवादी जितने भी न्यायपालिका में जज हैं वो इससे हतोत्साहित होते अगर जस्टिस शेखर यादव को निकाल दिया जाता, उनके खिलाफ कार्रवाई होती। दूसरी तरफ अगर ये नोट वर्मा जी के हैं तो जो भ्रष्ट
इस न्यायपालिका में लोग हैं, उनका तो उत्साह बढ़ता, उनको लगता कि भाई हमारे पास कपिल सिब्बल है तो हमारा कुछ नहीं हो सकता। और इसीलिए सरकार ने ये कड़ा कदम तत्काल उठाया और इसीलिए ये खेल का खुलासा हुआ। आपकी राय क्या है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो शेयर करिए। वंदे मातरम।